हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम लोकतंत्रात्मक शासन, एक सेकंड रुकना। आज हम सामाजिक ज्ञान की जो बुक है लोकतंत्रात्मक शासन, उसका जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि इन दो देशों के बीच में सत्ता का वितरण कैसे था, है ना, कैसे वहाँ अपवाद की स्थिति बनी, कैसे उस मैटर को सुलझाया गया, है ना। तो सत्ता की जो साझेदारी किसे कहते हैं, पहले वो जान लेते हैं। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह या समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी जो स्थानीय स्तर पर कोई कस्बा या कोई समुदाय रहता है, यदि वो सरकार में अपनी भागीदारी होती है उसकी, तो ये सत्ता की क्या कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। तो हम सत्ता की साझेदारी का जो स्वरूप है वो हम इन दो देशों के माध्यम से जानेंगे। नंबर पहला देश हमारा रहेगा बेल्जियम, दूसरा देश रहेगा हमारा श्रीलंका। कैसे इनमें सत्ता का स्वरूप था, कैसे इनमें बदलाव हुए, क्या क्या कमियां रही, है ना, किस वजह से इन देशों में गृह युद्ध छिड़े, कैसे विवाद की स्थिति बनी, है ना, इन विवादों का निपटारा कैसे किया गया, आई बात समझ में। तो सबसे पहले मैं आपको बेल्जियम के बारे में बताता हूँ। बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम, है ना। इसकी जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स, ठीक है। और यहाँ पर है श्रीलंका, इसकी जो राजधानी है वो कोलंबो है। वैसे श्रीलंका में दो राजधानी होती है, जयवर्धनेपुर कोट्टम भी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम बेल्जियम की। बेल्जियम की बात करने से पहले एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको समझा देता हूँ घर परिवार के हिसाब से कि क्या सत्ता की साझेदारी होती है। यदि आप एक परिवार में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो दादाजी है वो हो सकता है कि बुजुर्ग हो गए हो, तो जो उनके जो पुत्र होते हैं, 3 पीढ़ी का यदि परिवार है, संयुक्त परिवार, उसमें पिताजी क्या करते हैं, या तो कामकाज करते हैं, या कहीं नौकरी करने जाते हैं, या किसानी करते हैं, ताकि वो अपने पूरे परिवार को क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। अब एक अकेला व्यक्ति कमा रहा है और 10 जने यदि खाने वाले हैं या वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए घर चलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और यदि उसी संयुक्त परिवार में से 4 जने रोजगार पर है, कोई जॉब करने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है, कोई खेती करता है, यदि चारों कुछ न कुछ क्षेत्र में यदि रोजगार पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो घर के यानी आर्थिक स्थिति में सभी भागीदार है। तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, विवाद की स्थिति नहीं बनेगी और उनका घर भी, उनकी अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन यदि एक व्यक्ति कमाता है तो बाकी लोगों में विवाद की स्थिति बनना तय है। वैसा ही है ये सत्ता की साझेदारी। यदि किसी देश में यहाँ के समुदाय, यहाँ के क्षेत्रीय सरकार की यदि सत्ता में, यहाँ के लोगों की यदि सत्ता में साझेदारी नहीं है, तो विवाद की स्थिति बनना तय होती है। अब ये विवाद की स्थिति बनती कैसे है, इसको हम जानेंगे विस्तार से। ये देखिए, ये बेल्जियम का मैप है। ये कौन सा देश है, बेल्जियम, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। चलिए, तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। लगभग यहाँ की जो आबादी होगी, मैं आबादी की बात करूं तो 1 करोड़ के समथिंग होगी। जब हम 1950-60 के दशक की हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ की जो आबादी कितनी है, 1 करोड़ है। अब यहाँ पर 2 समुदाय के लोग रहते हैं, एक जो डच बोलने वाले हैं, एक जो फ्रेंच बोलने वाले हैं। जो डच बोलने वाले लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं। थोड़ा सा चिन्हित कर देता हूँ इलाका, एक सेकेंड। ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर डच बोलने वाले लोग हैं जो कि 59% है। कितने लोग हैं, 59। ये जो इलाका है ये फ्लेमिश है। ये कौन सा इलाका है, फ्लेमिश इलाका। इस ऊपर वाले इलाके को हम कहते हैं फ्लेमिश, इसको हम कहते हैं वेलुन। ये वेलुन वाला इलाका है, यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लगभग 40% के समथिंग। कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, आपको बता देता हूँ। कुछ लोग इस इलाके में रहते हैं जो जर्मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मनी बोलने वाले 1% लोग यहाँ पर रहते हैं। ये पूरा हिस्सा है, ये वेलुन वाला इलाका है यहाँ पर। और आप यहाँ देखेंगे ये राजधानी है आपकी, यहाँ पर इसको कहते हैं ब्रुसेल्स। ये राजधानी है। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले। और यहाँ पर 20% जो लोग हैं वो है डच बोलने वाले, इस राजधानी के अंदर। अब ये बात हम करते हैं 1950 से 60। 1950 से 60 के बीच में इस बेल्जियम में
ये जो डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों के लोगों के बीच में क्या हो गई, आपसी मतभेद की स्थिति हो गई। जबकि जर्मनी तो 1% बोली जाती है, तो जर्मनी का तो इतना शेयर था नहीं इस देश में, यानी कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बहुमत किसका होगा, डच का, और 40% फ्रेंच का। तो यहाँ पर क्या हुआ, इधर पहले तो ये जान लेते हैं कि इधर जो देश है वो है आपका फ्रांस, जो फ्रेंच बोली जाती है इधर तो फ्रांस से लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे नीदरलैंड, इधर आप यूके भी देखेंगे, यहाँ पर यहीं पर यूके है। इधर क्या है आपका जर्मनी है, और एक देश और है लग्जमबर्ग। ये 4-5 देश इसकी सीमा से लगे हुए हैं। अब ये डच बोलने वाले लोग जो है 59% है, और फ्रेंच बोलने वाले 40% है, और 1% जो बोलने वाले हैं वो जर्मनी है। अब यह विवाद की स्थिति क्यों बनी, क्योंकि आपको मालूम है जब यहाँ की जो सरकार थी, ये डच बोलने वाले जो होते हैं वो थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं। डच जो लोग रहते हैं, डच थोड़े कम पढ़े लिखे लोग थे, है ना। और ये जो फ्रेंच लोग थे, ये शिक्षा पर और बाकी चीज़ों के आधार पर ये थोड़े से सक्षम लोग थे, है ना, एजुकेटेड लोग थे ये। तो इन्होंने क्या करा कि जो यहाँ पर सरकार थी, है ना, वास्तविक जो यहाँ पर सरकार थी, उसमें ये फ्रेंच लोग ज़्यादा बैठे हुए थे, है ना। तो इसको लेकर यहाँ पर इस देश में क्या बनी, विवाद की स्थिति बनी। किनके बीच, डच और फ्रेंच लोगों के बीच। ये जो डच लोग हैं ये चाहते थे हमें सत्ता में बराबर अधिकार मिले, है ना, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठे हुए थे, सारे फ्रेंच लोग, फ्रेंच भाषी लोग बैठे हुए थे, है ना। ये यहाँ की जाति बनावट है ना, बड़ी जटिल जाति बनावट है यहाँ की, है ना। इस स्थिति को देखते हुए हम श्रीलंका की बात करते हैं। एक सेकंड रुकना, इसी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर श्रीलंका की। श्रीलंका में आइए, यहाँ पर क्या स्थिति बन रही थी। ये जो भारत उपमहाद्वीप है उसका ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, एक द्वीपीय देश है ये श्रीलंका, जो तीनों तरफ से समुद्र, चारों तरफ से समुद्र से लगभग घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो जाति बनावट थी वो क्या थी, देखिएगा इधर, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो रहते थे श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई तमिल। कुछ हिस्सों में यहाँ पर भारतीय तमिल रहते थे, है ना। भारतीय तमिलों का बड़ा इतिहास रहा है हमारे देश में, और इन श्रीलंकाओं के देश में अधिकतर युद्ध वगैरह जो होते हैं, कुछ लड़ाई झड़प वगैरह होती है, तो ये श्रीलंका। और यहाँ पर जो बहुल समुदाय है वो सिहली है, सिहली समुदाय। अब ये जो सिहली समुदाय है ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और ये जो सिहली समुदाय है ये 74% भाग पर है। श्रीलंकाई तमिल की बात करें तो दोनों मैं लिख देता हूँ, सिहलियों का यहाँ पर जो प्रतिशत है वो 74% है, तमिल का जो हिस्सा है यहाँ पर वो 18% है, और जो ईसाई है यहाँ पर, ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो 7% है। तमिल की बात करें तो तमिल में भी 2 हिस्से हैं, एक भारतीय मूल के, एक श्रीलंका मूल के। भारतीय मूल के जो यहाँ पर है 13% के समथिंग, ये 13% के समथिंग है ना। ये 5 से 6% के समथिंग यहाँ पर तमिल रहते हैं, 5 से 6। अब देखो इधर, ये जो दोनों भारतीय तमिल है इसमें मुस्लिम प्लस हिंदू, यानी कि सिहली, और ये है बौद्ध धर्म वाले। तो यहाँ पर विवाद की स्थिति कैसे बनी, कैसे यहाँ पर इन श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल ये दोनों मिलकर और ये सिहली समुदाय के बीच में क्या हो गई, विवाद की स्थिति बनी। इसका मुख्य कारण क्योंकि सिहलियों को यहाँ पर 74% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसकी जो जनसंख्या की बात करें तो 2 करोड़ जनसंख्या कितनी है श्रीलंका की, 2 करोड़। अब 2 करोड़ जनसंख्या के अंतर्गत सिहली समुदाय या सिहली बोलने वाले जो लोग हैं, ये भाषा है सिहली। सिहली आपकी क्या है, ये भाषा के आधार पर हमने यहाँ पर इसका वितरण किया है। सिहली बोलने वाले 74% लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उसके बाद भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल का यहाँ जो हिस्सा है वो है 18% लोग यहाँ पर रहते हैं, और ईसाई लोगों का यहाँ पर प्रतिशत है 7% लोग कौन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, है ना। ये तमिल बोलते हैं, सिहली बोलते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, 1948 की जब बात करूं मैं तो ये स्वतंत्र राष्ट्र बना, स्वतंत्र राष्ट्र। कौन, श्रीलंका। श्रीलंका 1948 के दशक में ये स्वतंत्र राष्ट्र बना, और इसके बाद से ही लगभग यहाँ पर ऐसे विवाद की स्थिति चालू हो गई, क्योंकि श्रीलंका और ये सिहली समुदाय में क्या हो गया, विवाद की स्थिति बनी। क्यों बनी, देखिए, अब ये सिहली समुदाय ये 74% लोग यहाँ पर रहते हैं, तो वाजिब है कि सत्ता भी इन्हीं के हाथ में होगी, इनको बहुमत प्राप्त है। तो सत्ता में सभी लोग कौन बैठे हुए हैं, सिहली लोग। इन श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिलों को अनेक अधिकारों से क्या रखा गया, वंचित रखा गया। इन्हें शिक्षा में अधिकार नहीं दिए गए, इन्हें रोजगार में अधिकार नहीं दिए गए, किसी विशेष कार्यक्रम है या कुछ भी है उनमें भाग लेने से इनको
मना कर दिया कि सरकार ने सीख ली। तो श्रीलंकाई लोगों ने आने वाले दशकों में इन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, है ना, इन्होंने कई राजनीतिक संगठन बनाए और इन्होंने क्या किया, इन सिविली समुदाय के लोग पर क्या जमाया, विरोध बताया। अब विरोध करने का जो मेन कारण है वो ये था कि इनको सत्ता में क्या करो, हक दो, है ना, सत्ता में इनको पार्टिसिपेट करो, इनको सत्ता में शामिल करो, एजुकेशन में इनको शामिल करो और जितने भी धार्मिक समुदाय संगठन है उनमें इनको मान्यताएं दो, है ना, इनको उनका हक दो। तो ये तमिल जो लोग हैं ये तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की ही मांग करने लग गए, हमें तो एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए तमिलों के लिए। तो ये विवाद की स्थिति बनी थी कहाँ पर, श्रीलंकाई देश में। जो बेल्जियम जो सरकार है, बेल्जियम में लगभग 1 करोड़ की आबादी है और ये हरियाणा से भी आधी है, हरियाणा की आधी, समझ लो हरियाणा की भी है, हरियाणा की भी आधी यहाँ पर जनसंख्या है, कौन सी, बेल्जियम की। आई बात समझ में कि ये दोनों देशों के बीच ये जो भाषाई आधार पर जो विवादित स्थिति है उसको हमने बताया, है ना। तो आगे हम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बाकी चीजों पर गौर करते हैं। आइए हम थोड़ा सा और जानते हैं सत्ता के बारे में। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब ये बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद एक विचारधारा है, एक बहुत बड़ी विचारधारा है। बहुसंख्यक यानी जिस देश में जिस भाषा के, जिस जाति के, समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर उनका बहुमत ज़्यादा होगा, और बहुमत ज़्यादा होगा तो वो उस देश में अपनी मनमानी करेंगे। और जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक लोगों को क्या होंगे, दिक्कतें होगी, उनको कई अधिकार से वंचित रखा जाएगा, बड़ी मुश्किल होगी उनको। तो सिंहल समुदाय में क्या था, बहुमत था, इसलिए उन्होंने क्या बनाई, सरकार बनाई। सिहली को राजभाषा का दर्जा, सबसे बड़ी विवाद की स्थिति तो यहीं से बनी जब उन्होंने सिहली समुदाय या सिहली बोलने वाले लोगों को ये सिहली राज्य को राजभाषा घोषित कर दिया। अब ये सिहली को किसी भी देश की शासन व्यवस्था में देखा जाए तो हम किसी एक भाषा को विशेष दर्जा नहीं दे सकते, आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या करा श्रीलंका ने, सिहली समुदाय के लोगों ने सिहली को राजभाषा घोषित कर दिया, क्योंकि सरकार में यही सब बैठे हुए थे, है ना, सरकार और सत्ता इन्हीं की थी, इसलिए इन्होंने सिहली को राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकार में प्राथमिकता, यानी विश्वविद्यालयों में और सरकार में भी सिहली लोगों को क्या थी, प्राथमिकता प्राप्त थी। तमिलों ने अलग राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिलों ने क्या करा, अपनी अलग राजनीतियां पार्टियां बनाना स्टार्ट कर दी। तमिल को राजभाषा और रोजगार और सरकार में क्या समान अवसर मांगा। तमिलों ने क्या बोला कि हमें तो शिक्षा, रोजगार और इसमें सरकार में हमें हिस्सा चाहिए बराबर, ये मांग उठी। उत्तर पूर्वी तमिलों को कई राजनीतिक पार्टी बनी और इलम सरकार बनाने का भी दावा किया गया, है ना। काफी दंगे फसाद हुए, यानी इसको हम नाम दे सकते हैं गृह युद्ध। एक टाइप से इन देशों में क्या छिड़ गए थे, गृह युद्ध। अंदर के अंदर जब घरों में जब लड़ाई होती है तो इसको कहा जाता है गृह युद्ध। तो इस गृह युद्ध का निपटान इस चैप्टर के माध्यम से किया जा सकता है, सत्ता की साझेदारी। यदि यहाँ सत्ता में सभी को बराबर अधिकार होते तो क्या यहाँ पर लड़ाई होती, है ना। शिक्षा, रोजगार और सरकार में यदि इनकी हिस्सेदारी होती तमिलों की तो यहाँ पर विवाद की स्थिति नहीं बनती। ये काफी लंबे समय तक ये संघर्ष इस देश के अंदर या इस देश के अंदर गृह युद्ध चलता रहा। हम बेल्जियम की समझदारी की बात करते हैं। बेल्जियम ने क्या समझदारी बताई, उसके देश में भी ऐसी विवाद की स्थिति बन रही थी डच और फ्रेंच भाषा लोगों को लेकर, तो उन्होंने इसका निपटान कैसे किया। केंद्रीय सरकार, उन्होंने वहां पर कौन सी सरकार बनाई, केंद्रीय सरकार बनाई। केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की जो संख्या थी वो क्या थी, डच और फ्रेंच समान थी, ताकि किसी में भी भेदभाव उत्पन्न ना हो। क्षेत्रीय सरकार, उन्होंने, बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। बेल्जियम ने अपने संविधान को अपने लोगों के लिए 4 बार बदला। ये थी बेल्जियम की समझदारी कि अपने संविधान को कितनी बार बदल दिया, 4 बार बदल दिया। किसने, इस बेल्जियम ने। केंद्रीय सरकार बनाई जिसमें मंत्रियों की संख्या समान थी, जहां पर डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग समान थे। क्षेत्रीय सरकार, शक्तियों का क्षेत्रीय वितरण कर दिया था। जैसे हमारे यहाँ भारत देश में देखा जाए कि ऊपर केंद्र सरकार है, फिर नीचे क्षेत्रीय सरकार है, यानी क्षेत्रीय सरकार यानी राज्य सरकार। क्षेत्रीय सरकारों में इसका वितरण कर दिया गया। सामुदायिक सरकार बना दी गई। कई छोटे छोटे इलाकों में जो फ्रेंच या डच बोलने वाले लोग थे उनको स्थानीय सरकार में बदल दिया गया, है ना। उनको भाषाई आधार पर, शिक्षा के आधार पर, सांस्कृतिक के आधार पर क्या मिली, है ना, सत्ता में जगह मिली, है ना। उनको अधिकार लेने के निर्णय दिए गए। उसके बाद ब्रुसेल सरकार, दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व, यानी ब्रुसेल्स जो राजधानी है ना, एक यूरोपीय यूनियन संघ का मुख्यालय भी है ब्रुसेल्स, है ना। तो यहाँ पर दोनों समुदाय को बराबर क्या मिला, पार्टियां बनाने का मौका मिला, दोनों में सत्ता की बराबर भागीदारी रही। तो ये चारों मिला के यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान हो गया, यानी सभी को अपनी हिस्सेदारी मिल गई, सभी को अपने अधिकार मिल गए। तो ये बेल्जियम की क्या थी, समझदारी थी। जो गलती श्रीलंका ने की, उन्होंने अपनी भाषा को क्या बना दिया, राजभाषा बना दिया सिहली को, और तमिलों की भाषा को उन्होंने हटा दिया। जबकि हमारे देश में देखा जाए, भारत देश के अंतर्गत एक बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, यहाँ पर 135-40 करोड़ की समथिंग होगी, जो हमारे यहाँ किसी एक विशेष भाषा को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। हमारे भारत देश में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो कि आधिकारिक रूप से भी इनका प्रयोग किया जाता है।
आई बात समझ में, ताकि किसी विशेष देश में, जैसे हम जाते हैं तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, है ना, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, है ना, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, भारत में हिंदी बोलते हैं, ऐसे कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यदि हम किसी एक भाषा को विशेष दर्जा दे दें, या हिंदी को हम, हमारे भारत में 40% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, बाकी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यदि हम हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दें तो बाकी जो राज्य में जो बोलने वाले भाषा के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, है ना, हमारे कट्टर हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे, है ना, वो दंगे फसाद करेंगे, पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, 22 भाषाओं को हमारे देश में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, बाकी आगे करते हैं अपन। चलो आइए हम सत्ता की जो साझेदारी है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभिन्न जो सामाजिक जो लोग हैं, यहाँ के अलग अलग समुदाय के रहने वाले लोग हैं, उनमें टकराव का अंदेशा क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। आई बात समझ में। एक चीज और, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है ना। किसी देश का यदि मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो आप वहां पर सत्ता की क्या कर दो, साझेदारी कर दो, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। यदि आप घर में यदि 4-5 लोग कमाने वाले में शक्तियों का बंटवारा कर दिया तो घर में इतना लोड भी नहीं होगा और वहां पर काम भी अच्छे से होगा और किसी के लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो हमें सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। हमारे भारत देश में भी आपने देखा होगा बहुत बड़ा विस्तृत संविधान है और यहाँ शक्तियों का क्या है, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का साझा है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत, उनका भी सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर लोकतंत्र में जो लोग हैं उनमें शासन के अंतर्गत सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। इसीलिए सत्ता की साझेदारी क्या है, जरूरी है। आगे देखिए साथियों, सत्ता की साझेदारी का रूप कैसा हो। हमने यहाँ पर देखा क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण किस प्रकार का, जैसे वहाँ पर हमारे देश की बात करें तो यहाँ विधायिका है, विधायिका के बाद क्या है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका के बाद क्या है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका। विधायिका क्या है, ये कानून बनाने का कार्य करती है, कानून बनाने का कार्य, ये कानून को लागू करवाते हैं, कानून को ये लागू करवाते हैं और ये इस कानून की क्या करते हैं, कानून की रक्षा करने का कार्य करते हैं। कौन, न्यायपालिका। यानी विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है और कानून की रक्षा कौन करती है, न्यायपालिका। यही क्षेत्रीय वितरण है सत्ता की साझेदारी का। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो, या लंबवत वितरण भी कह सकते हैं, या सीधा वितरण भी कह सकते हैं, सत्ता का सीधा। देखो इधर, यहाँ पर पहले केंद्र सरकार होगी, एक सेकंड, ठीक, यहाँ पर क्या होगी, केंद्र सरकार होगी। फिर यहाँ पर राज्य सरकार होगी जिसको हम क्षेत्रीय सरकार कहते हैं। इसके बाद स्थानीय सरकार होगी। यानी कि ये सत्ता का कैसा वितरण है, ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर केंद्र है, बीच में राज्य है, नीचे स्थानीय सरकार है। यदि सरकारों का ये ऊर्ध्वाधर वितरण होगा तो किसी भी एक अंग को सत्ता का असीमित उपयोग करने के लिए नहीं होगा, कोई असीमित उपयोग नहीं कर सकता, सत्ता का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। आई बात समझ में। क्योंकि मेन पावर केंद्र सरकार, इसके बाद पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया राज्य सरकारों में, है ना। यदि राज्य सरकार में कुछ दिक्कत होगी तो केंद्र सरकार उसका निपटान करेगी, है ना। ये सत्ता का क्या है, गठजोड़ है ना। किसी विशेष राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, उस पर केंद्र का भी शासन है ना। स्थानीय सरकार की भी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी ये सत्ता का क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण। बेल्जियम एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम अच्छा उदाहरण क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया और शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। इस यहाँ पर उन्होंने उनकी जो देश की समस्याएं हैं उसको उन्होंने निपटारा कर दिया, विवाद की स्थिति वहाँ पर खत्म कर दी गई। तो इस प्रकार है ये सत्ता की साझेदारी, आपने इसको बखूबी रूप से जाना है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है देश में, है ना। सत्ता का जो वितरण होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, इन दोनों देशों ने क्या क्या गलतियां की है, इनको कैसे इस समस्या का निपटारा करना चाहिए, बाकी देशों को इन 2 देशों से क्या मिलती है, सीख मिलती है। और इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है मैं आखिरी इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप उनको लिख लीजिए और अच्छे से पढ़िए। बाकी आप इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाओ ताकि उनको पता पड़े कि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और बिल्कुल आपके लिए फ्री है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।